नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी। मातृभाषा तेलुगु है, कर्मभूमि ओडिशा। हिंदी की प्राध्यापिका हूँ, हिंदी की रोटी खाती हूँ और हिंदी की ख्याति जीती हूँ। बचपन में घर के बाजू में एक छोटी सी पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहां पर महीने के 2 रुपए में मेंबरशिप मिलती थी। मैंने, छोटे भाई ने और माँ ने 3 मेंबरशिप ले रखी, जहां पे हर दिन 2 किताबें मिलती थी और हम दिन की 6 किताबें लेकर आते थे, बदल बदल कर पढ़ते थे। और ये पागलपन होता था कि दिन की 6 अमरचित्र कथाएं पढ़ेंगे और उन 6 अमरचित्र कथाओं की वजह से हमने न जाने एक गर्मी की छुट्टी में कितनी सारी कहानियां पढ़ ली। पौराणिक गाथाएं, इतिहास की कथाएं, और कथाओं को पढ़ते पढ़ते साहित्य के संस्कार धीरे धीरे सकारात्मक रूप से बढ़ते चले गए। 12वीं की कक्षा पास करने के बाद अब ये अवसर था चुनने का कि राह किस ओर जाएगी जीवन की। मैंने चुपके से ये कहा कि मैं हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ना चाहती हूँ। परिवार में सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि परिवार अभियंताओं का था, अभियंता अर्थात इंजीनियर्स का था। बेटे इंजीनियर, जो बहुएं आई इंजीनियर्स, बेटियां इंजीनियर्स, दामाद इंजीनियर्स। मुझ जैसे लीक से हटकर काम करने वाले या पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे। एक तरह से कहूं तो फिर खंड प्रलय सा आ गया था परिवार। किसी को पसंद नहीं आया कि एक दक्षिण भारतीय परिवार की एक बेटी उठकर कहती है कि मैं हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ूं। हालांकि परिवार में किसी चीज की रोक टोक नहीं थी, पूरी छूट थी, जो करना चाहे कर सकते थे, लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी थी। अम्मा मेरी बालिका वधू थी, 10 वर्ष की छोटी उम्र में ब्याह कर घर आ गई थी। आंखों में सपने उसके बहुत सारे थे, सारे सपने वो मेरे द्वारा पूरा करना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा, ये जो करना चाहे करने दो। चुपचाप उसने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़ी रही और उसने कहा, हिंदी भाषा साहित्य ही सही, करने देते हैं। लोगों ने बहुत पूछा कि कर क्या लेगी। लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच रही है। कुछ नहीं होगा तो कम से कम बैंक पीओ ही कर लो, नहीं तो बैंक में क्लर्क की नौकरी ही कर लो। अगर इंजीनियरिंग नहीं कर सकती तो यही सही, डॉक्टर नहीं बन सकती तो यही सही, लेकिन हिंदी क्यों, और हिंदी पढ़कर तुम कितने दूर जाओगी, कहां तक जाओगी। लेकिन मुझे पता था कि मुझे हिंदी भाषा और साहित्य ही पढ़ना है, पढ़ाना है, ये बात की बात है। धीरे धीरे हिंदी भाषा और साहित्य अम्मा के प्रोत्साहन से मैं पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और तब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मुझे ये बात तो समझ में आ गई थी कि अपनी भाषा को पढ़ना और अपनी भाषा को पढ़ाना अब मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। मुझे बोलना बहुत पसंद था, इसीलिए मैं अध्यापिका बनी और उसके बाद मैं एक ट्रेनर भी बनी। और जब ट्रेनर बनी तो जितने मेरे सीनियर्स थे उन सभी लोगों ने मुझसे कहा कि देखो वेदुला, अगर तुम ट्रेनर बनना चाहती हो और अपनी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हें अंग्रेजी में बोलना सीखना ही पड़ेगा और अंग्रेजी में ट्रेनिंग्स देनी ही पड़ेगी। मैंने भी कोशिश करनी शुरू की और जब मैं अंग्रेजी में बोलती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैंने उधार के कपड़े पहने हुए हों, जो दिखने में तो बड़े सुंदर लगते, चाक चमक वाले, एकदम बढ़िया, लेकिन भीतर से चुभते थे मुझे, ये मैं जानती थी। और मुझे ये भी पता था कि भीतर से कितनी सिलाइयां डाली है मैंने, जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर फब सके और मेरे अनुरूप ढल सके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे शब्दों को खोजना पड़ता, व्याकरण के अनुरूप अपने
सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा कभी पहले, कभी दूसरे, कभी तीसरे नंबर पर होती है। आज भी अगर आप गूगल उठाकर देख लें और उसमें टाइप करके देखें कि विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाएं कौन सी हैं, तो सबसे पहले नंबर पर अंग्रेजी, दूसरे पर मैंडरिन या चीनी और तीसरे पर हिंदी, या इन तीनों की जो स्थिति है ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हिंदी भाषा में बोलती हूं तो इसका मतलब है कि विश्व के एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक अपनी बात वैसे ही पहुंचा पा रही हूं, तो मुझे क्या जरूरत है अंग्रेजी में प्रयास भी करने की। और हिंदी में मैं बोलती हूं तो वैसे ही मुझे भाषा के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना मुझे शब्दों के बारे में सोचने की आवश्यकता है, ना व्याकरण के बारे में सोचने की आवश्यकता है। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने भावों के बारे में, विचारों के बारे में सोचने की आवश्यकता पड़ती है और भाषा तो अपने आप चली आती है। और फिर मुझे लगा कि मैं हिंदी का दामन नहीं छोड़ती, इसे पकड़े रहती। और उसके बाद फिर जब मैंने देखना शुरू किया कि हिंदी भाषा को लेकर जिस प्रकार के दोयम दर्जे का व्यवहार समाज में होता रहा है कि जो अंग्रेजी बोले भले टूटी फूटी हो लेकिन उसे इंटेलिजेंट समझा जाता है, एक सामाजिक ऊंचा दर्जा उसे दिया जाता है। ये सारी चीजें देखकर मन भीतर ही भीतर धीरे ही धीरे टूटने लगा या तकलीफ होने लगी। और उस दिन मैंने और जोर से निर्णय लिया कि नहीं, अब तो काम मुझे हिंदी में करना है। मैं उन माता पिता तक पहुंचने लगी जो बच्चे को जन्म देते ही ये सिखाते हैं कि बेटा शो मी वेयर इज योर नोज। मैं उनसे कहती, बच्चे को ये सिखाइए कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारी नाक कहाँ है। हिंदी में, तेलुगु में, उड़िया में, पंजाबी में और अपनी मातृभाषा में। क्योंकि मातृभाषा में, हमारी भारतीय भाषाओं में जो ताकत है, उनमें जो संजीवनी शक्ति है, उसका तो कोई सानी है ही नहीं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि भाषा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माध्यम है भावों के आदान प्रदान का, जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भाषा सिर्फ और सिर्फ मीडियम नहीं है कम्युनिकेशन का, बल्कि भाषा एक संजीवनी शक्ति है। हमारे वेदों में भाषा को, शब्दों को, ध्वनि को परब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। कहा गया है कि जो ओम है सृष्टि का आदि कारक है, अर्थात सृष्टि का प्रारंभ ध्वनि से हुआ है और वो जो ध्वनि है, जो स्फोट है, वो ओम है। और जो बिग बैंग थ्योरी वो भी तो यही कहता है कि जो स्फोट से ही सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। और यदि सब कुछ एक स्फोट, एक ध्वनि से हुआ है, तो फिर हम ध्वनि से उपजी हुई शब्द और शब्दों से उपजी हुई भाषा का हम किस तरह से तिरस्कार कर सकते हैं या किस तरह से हम इसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। इसीलिए मैं अक्सर अपने बच्चों को कक्षा गृहों में या क्लासरूम्स में यही सिखाती हूँ कि गलत भाषा का प्रयोग भी ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। और इस तरह से भाषा को पढ़ाते पढ़ाते एक और बात भी मैंने सीख ली कि सिर्फ और सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि भाषा के साथ साथ साहित्य का भी हर एक मानस पटल पर अंकित करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आजकल ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। किसी भी स्टूडेंट से पूछिए जो विज्ञान पढ़ता है, जो वाणिज्य पढ़ता है, उसके लिए करिकुलम में या पाठ्यक्रम में हिंदी, उड़िया, अंग्रेजी का होना एक अनावश्यक सी बात लगती है कि हम क्यों पोएट्री पढ़ रहे हैं जब हमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ये कविताएं हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। 200 ईस्वी पूर्व की बात है। महिलारोग्य नाम का एक राज्य हुआ करता था जहां के राजा थे अमरशक्ति। उनके 3 संतान थी, बाहुशक्ति, ऊर्जा शक्ति एवं अनंत शक्ति, जो कि जगमूर्ख थे, बहुत 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 बुद्धिहीन
अपनी इस संतान को किस तरह से बुद्धिमान बनाया जाए, किस तरह से उनका ये राज्य आगे चले, किस तरह से उनमें दक्षता आए, किस तरह से इस राज्य का कार्यभार वे संभाले। अनेक गुरुओं को वे लेकर आते, लेकिन कोई भी ऐसा गुरु ना हुआ जो उनमें किंचित बुद्धि डाल पाते। तो आखिरकार वे विष्णु शर्मा के पास गए। विष्णु शर्मा ने कहा, इन राजकुमारों को मैं विद्याध्ययन तो दूंगा, लेकिन आपके राजमहल में रख कर नहीं, इन्हें आपको मेरे आश्रम में भेजना होगा। और आश्रम में भेजने के बाद उन्होंने उन राजकुमारों को दीक्षा दी और मित्र भेदम, मित्र लाभम, काकोरकीयम, लब्ध प्रश्नम, इस तरह के पंचतंत्र की कथाओं के माध्यम से, वो कथाएं जिनके कैरेक्टर्स जानवर, सामान्य मनुष्य हैं, हमारे आसपास के वो जीव जंतु और वो छोटे छोटे वनस्पतियां, छोटी छोटी चीजें जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हम अपरिचित नहीं हैं, उनकी कहानियों के माध्यम से उन्होंने ऐसी ऐसी बातें उनको सिखाई कि एक समय के बाद सच में वो जो सिर्फ और सिर्फ नाम में शक्ति लेकर चलते थे और जिनमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं थी, कहीं पर भी उनको वेदों, उपनिषदों और किसी भी प्रकार के शास्त्रों की, शस्त्रों की शिक्षा नहीं दी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कहानियों के माध्यम से उनको संपूर्ण रूप से ज्ञानवान बना दिया था। और उसके बाद राजा अपने राज्य को दक्षता पूर्वक सुसंपन्न राजकुमारों को सौंप दिया और राज्य आगे बढ़ गया। आज भी चाहे वो कोई भी ज्ञान विज्ञान की शाखा क्यों न हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे ज्ञान विज्ञान की कोई भी अन्य शाखा क्यों न हो, यदि उसे अपने ज्ञान विज्ञान में यदि मूल्य डालने हो, वैल्यूज डालने हो, या जीवन डालना हो, लालित्य डालना हो, कोई ऐसी बात बतानी हो जो जीवन उपयोगी हो, जो जीवन के लिए सार्थक सिद्ध होना हो, जीवन के साथ जोड़ना हो, तो उन्हें साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है। कोई न कोई कहानी बतानी ही पड़ती है और उसके बिना वो जीवन के साथ ज्ञान विज्ञान की शाखा को जोड़ नहीं पाते हैं। ये साहित्य का महत्व है। और इस तरह से भाषा और साहित्य को साथ में लेकर ही मनुष्य बन सकता है। जिन इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट एंड स्पिरिचुअल कोशेंट की हम बात करते हैं, वो सारी की सारी बातें जो है हमें इन्हीं भाषा और साहित्य के माध्यम से हमें मिल सकता है। हमारे वेद, पुराण, आरण्यक और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, वो क्या हैं? वो सारे के सारे साहित्यिक ग्रंथ हैं। वेदों को हम भारत का या पूरे विश्व का प्रथम साहित्य कहते हैं। वो क्या है? वो कहानियां हैं जो जीवन से जुड़ी हुई जीवन की शैली को बताते हैं। और ये सारी की सारी कहानियां जो है भाषा के रूप में, भाषा के माध्यम से, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो किसी प्रकार की दूसरी भाषा हो जो उस युग में चलती रही है, उसके माध्यम से हम तक पहुंचती रही है। तो इसीलिए मैंने ये महसूस किया कि भाषा जो मेरी अपनी है, मैं उसे लेकर चलूं, साहित्य जो मेरा अपना है उसे लेकर चलूं, क्योंकि मुझे ये हमेशा से लगा कि मेरे कक्षाओं में जो मेरे विद्यार्थी हैं उनको 4 कविताएं पढ़ाना और उनको परीक्षा के लिए तैयार करना और वो प्रश्न पत्र के लिए तैयार करना, आंसर्स लिखवाना, मार्क्स उनके आ जाएं और वो परीक्षा में पास हो जाएं, आगे की पढ़ाई कर लें, इतना काफी नहीं है। वो जीवन के लिए तैयार,
ये ज्यादा आवश्यक है। और ये तभी हो सकता है जब वे इस बात को जाने कि जीवन में मूल्यों की आवश्यकता कितनी है, जीवन में मूल्य से युक्त होना कितना आवश्यक है। और ये सारी की सारी बातें धीरे 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 करके जानती चली गई मैं साहित्य को पढ़ते हुए और भाषा का दामन पकड़े हुए। और जब भी मैं इन भारतीय भाषाओं के इस सुंदर गुलदस्ते को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है, देखिए जब भी मैं भाषाओं की बात करती हूँ, हिंदी की बात करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंग्रेजी के विरोध में बोल रही हूँ। अंग्रेजी तो वो भाषा है जिसने ये साबित कर दिया है कि पूरे विश्व में उसने अपनी प्रभुता स्थापित की है और कितनी ओजस्विता उसमें है, और उतनी ही ओजस्विता हिंदी भाषा की भी है। लेकिन दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है कि जब भारत में रहकर हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं कर पाते हैं, और जब हम ये देखते हैं कि भारत में रहकर हिंदी भाषा जो है दोयम दर्जे की होती चली जा रही है, जहां पर हिंदी में बात करना हमें लगता है कि दिस इज डाउन मार्केट, या हमें ये लगने लगता है कि हिंदी भाषा में वो लोग बात करते हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं, जो हमारे जो सहायक हैं या जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन मैं एक बात कहूं, भारत में आज अंग्रेजी 4 या 5% वो लोग बोलते हैं जो पॉलिसी मेकिंग के पोजीशन में होते हैं, ऊपर में जो अंग्रेजी बोलना और लिखना जानते हैं। 20% वे जो अंग्रेजी में बोलना और समझना जानते हैं। बस 25% लोग, 75% लोग अभी भी ऐसे हैं काम करने वाले लोग जिनको अंग्रेजी की कोई जरूरत है ही नहीं। बिना अंग्रेजी के वो आराम से काम करते हैं हमारी भारतीय भाषाओं में। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदी के साथ साथ हमारी भारतीय भाषाएं इतनी सुसमृद्ध है कि हम उनका साथ लेकर हम आराम से हर कोई काम कर सकते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। भारतीय भाषाओं में वो सुसंपन्नता है और हम उनमें काम कर सकते हैं। एक बार काम करने की जरूरत है, प्रारंभ करने की जरूरत है, करके देखिए बड़ा आनंद आएगा। और ये आनंद वो आनंद है जहाँ पे ये महसूस होगा कि हाँ, मैंने अपने आप को अपनाया है, अपना सम्मान किया है, ये मेरी अपनी चीज है। एक आत्मसम्मान का भाव जागृत होता है। अपील करती हूँ सभी से कि प्रेरित कीजिए अपने आप को और सभी को कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी भाषाओं में, हिंदी में और अपनी भाषाओं में बात करें, और साथ ही हिंदी में पढ़ें, हिंदी में लिखें। हिंदी में लिखने का मतलब है देवनागरी में लिखें, रोमन में नहीं। आजकल जो है मैं कक्षा में भी देखती हूँ कि लोग हिंदी में लिखते हैं लेकिन रोमन में लिखते हैं। देवनागरी में लिखें और हिंदी की और भारतीय भाषाओं की किताबें खरीदें, पढ़ें, क्योंकि बहुत विपुल साहित्य रचा जा रहा है हिंदी में और विविध भारतीय भाषाओं में। उनको पढ़ें और भारतीय भाषाओं की, हिंदी की सुसमृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएं और अपना सम्मान हम खुद करें। धन्यवाद।